बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा साजिद महमूद, फाउंडर प्रेसिडेंट हूं 09 डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। इसके अलावा हमने, आपको पता है कि डिजिटल सिग्नल्स के नाम से भी एक सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखा है, और डिप्लोमेटिक एम्पायर जो थिंक टैंक है उसमें हम मीरपुर के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। आज यहाँ मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं सियासी रहनुमा के पास। ये सियासी रहनुमा ख़ातून हैं, बाहिम्मत ख़ातून हैं, और इन्होंने बड़े अरसे से मीरपुर में सियासी मैदान में कदम जमाए हुए हैं। जमातें बदलने का जहाँ तक तल्लक है, वो तो हर सियासतदान ख़ुद फ़ैसला करता है कि मैंने किस जमात में रहना है, किस जमात, कौन सी जमात उसको अच्छी लगती है, कहाँ उसके मफादात हैं। तो आज यहाँ इनके पास आने का मकसद ये था कि मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA3 सिटी मीरपुर से इलेक्शन आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तो मैडम से पूछेंगे कि एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनकी बड़ी शहदाई हैं और उनको अपना लीडर भी मानती हैं, और पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक इन्होंने टिकट भी के लिए भी अप्लाई नहीं किया और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी लड़ना चाहती हैं। तो ये सारी बातें तफसील के साथ होंगी। तो चलते हैं मैडम के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपने जो एक विज़न है मेरे हवाले से उसको भी क्लियर किया, और मुझे भी सुनना चाहा कि वो क्या वजूहात थी कि जो है आपने जिस तरह जिक्र किया कि पार्टी को छोड़ के दूसरी में गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जवाब देती हूँ, फिर आगे जो है हम इसको फर्दर लेके चलते हैं। देखें, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती कि जो अपने जो है चीज़ों को तब्दील नहीं करती। हम चेंज को चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, वो माशी सूरत में हो जाए, वो सियासी सूरत में हो, या वो इनकलाबी सूरत में हो। और वो उसी वक्त होता है कि जब माशरे में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो रहा है या माशरे में आपकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, तो तब हम तब्दीली का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से हुआ कि जब एक जमात के साथ मैं काम कर रही थी और मैं जी के कमिटेड होकर काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ वजूहात की वजह से मैंने नज़रिया इमरान खान जो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, उनके जो विज़न के मुताबिक मैं इम्प्रेस थी, और मैंने वो जमात छोड़ के दूसरी जमात को, मैं वो रूलिंग पार्टी थी जिसको छोड़ा था मैंने। मेरा कोई लालच या इन्फ्लुएंस या कोई एडजस्टमेंट का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं उसके साथ स्टिक होकर काम करती। मैंने वो नज़रिए के ऊपर जो है अपने चेंज किया और मैं जमात में आई। अब बात आ जाती है कि जो जमात में मैं काम कर रही हूँ स्टिल उसी जमात में हूँ। आज़ाद उम्मीदवार के ऐसे से इलेक्शन लड़ने की वजूहात जो थी वो एक है, और दूसरा आपने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़, क्योंकि जिस हलके से मेरा ताल्लुक़ है उसी हलके से पार्टी के प्रेसिडेंट का भी ताल्लुक़ है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं कागजात जमा भी करवा देती तो पार्टी प्रेसिडेंट को निगलेक्ट करके मुझे टिकट नहीं दिया जाना था। जब टिकट नहीं मिलना था तो मेरा अपना एक विज़न है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक नज़रिया, मेरी अपनी एक वर्किंग है ग्राउंड पे, और लोग मुझे भी जानते हैं। तो जो ये चीज़ थी, इस चीज़ को लेकर मैंने स्टैंड लिया और इंडिपेंडेंट इलेक्शन की तरफ में गई हूँ। और वो सोच, वो नज़रिया और वो ख्वाहिश ये थी कि ख़वातीन जो कि एक मज़लूम तबका हैं, ये मिनारिटी से भी बदतर हालात इनके हो चुके हैं कि इनके हवाले से यहाँ पे ख़वातीन जो 52% आबादी का है, हर जमात यहाँ पे आती है, नारा लगाती है, ख़वातीन को नुमाइंदगी देती है, लेकिन वो लफ्ज़ी, ज़बानी और कागज़ी होती है। लेकिन अगर ग्राउंड पे वर्क देखा जाए तो नहीं होता। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि इलेक्टिबल्स को जो है, ख़वातीन को भी इलेक्टिबल सिस्टम में आना चाहिए, ताकि उनको भी आइडिया हो कि उनको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, और वो वहाँ पे जाके लेजिस्लेशन के ऊपर काम करें जो ख़वातीन की बारे में नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बहुत से इशूज़ हुए, जिसमें मिनी लंदन के नाम से हम जिस सिटी में बैठे हैं, जिस हल्के में अगर हम ख़ुसूसन इसकी बात करें, तो यहाँ पे आज भी जायदाद के ऊपर डंडों से मार के सर फाड़ दिए जाते हैं। आज भी यहाँ पे जो है घरों में खावन की मामलात के जो होता है गुस्सा या लड़ाई, हमारा एग्रेशन इतना है कि उनको तेल छिड़क के जला दिया जाता है और उसको इज़्ज़त और रसवाई के डर से दबा दिया जाता है। आज भी यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता। एक दो को अगर कहा जाए कि 2% या 3% लोग दे देते हैं, लेकिन बाकी नहीं देते। ये वो वाक़यात और ये वो हक़ाइक़ है कि जिस पे अब बोलने को दिल भी करता है और मजबूरन आवाज़ भी उठानी है, क्योंकि हर बंदा अब इसको लेके
दबा के नहीं चल सकता। आखिर ये सोसाइटी फिर एग्रेशन में चली जाती है, और उसी वजह से फिर मैंने जो है नुमाइंदगी की और इन इश्यूज़ जो हमारे हैं इनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है, तालीम देख लें, सेहत देख लें और दूसरे तीसरे मामला देख लें, वहाँ पे ख़वातीन की आवाज़ को दबाया जाता है। और सबसे दर्दनाक जो और तकलीफ़ दे चीज़ वो ये है कि यहाँ पे जो आबादी है उसमें ख़वातीन ज़्यादा एम्पावरमेंट है की कोशिश की गई है, लेकिन की नहीं गई। उसके बावजूद ख़वातीन ज़्यादा वर्किंग है और ज़्यादा कमिटेड है अपने काम के साथ, और घर का जो सर्कल है या ज़रिया माश का जो तरीक़ाकार है उसमें भी ख़ावन से ज़्यादा वो काम कर रही हैं। मीरपुर में अगर ये चीज़ का डेटा कलेक्ट किया जाए या एक सर्वे की करवाया जाए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 100 में से 80% जो है घरानों में एक वाहिद कफ़ील औरत होती है, जो कि बहुत तकलीफ़ से कहना चाहिए कि जब हमारा सिस्टम होता है तो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में ख़वातीन को निगलेक्ट करके आदमियों के बारे में तो काम किया जाता है, लेकिन ख़वातीन को सिर्फ नमूदो नुमाइश, तस्वीर, फ़ोटो सेशन, क्योंकि हम तो पोलिटिकल लोग हैं, ख़वातीन हैं, इनसे भी पूछें, इनके भी बड़े मसाइल हैं। हम घरों में बच्चों को छोड़ के जब पोलिटिकल एक सिस्टम के अंदर आते हैं और उनके पार्टियों और जमातों के साथ काम करते हैं तो हमें फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद किया जाता है। यानी वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे साथ ख़वातीन काम कर रही हैं, लेकिन उनको ना स्टेज पे जगह दी जाती है, ना ही उनको किसी सिस्टम में डाला जाता है। इवन दो ख़वातीन की तंजीम साजी में भी मर्दों को लेके मशावरत की जाती है, उनको मशावरती हिस्सा भी नहीं बनाया जाता। कानून साजी के अंदर जाएँ तो उसमें भी आप देखें कि बहुत से मसाइल हैं कि जिसको रेज़ करने की अभी ज़रूरत है। तो ये वो दुखते रखे हैं या वो तकालीफ़ हैं जिसको अब बयान करना। और सबसे बड़ा मेन इशू यहाँ पे 15-16 साल की बच्ची होती है, 18 साल की और बच्ची होती है, उसकी बाहर इंग्लैंड से 60-60 साल के लोग आते हैं, शादियाँ करते हैं, उनका एक आध बच्चा होता है या किसके नहीं भी होते, और वो वापस आते हैं, फिर राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, वो अपने घरों में बैठी हुई हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको अब हाईलाइट करने की ज़रूरत है और उनको लेके चलने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने मैडम डॉक्टर इशरत सजाद साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बेशुमार मसाइल की जानब तवज्जो मबजूल करवाई है, और अभी जहाँ तक उन्होंने जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया वो जबरी शादियों का मामला भी इन्होंने हाईलाइट किया है। और साथ साथ जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं माशरे में वो मकाम अभी तक दिया नहीं गया, ना असम्बली में पहुंची गई है कोई ख़ातून। अभी तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख़ में कोई ख़ातून वज़ीर आज़म नहीं हुई, कोई ख़ातून सीनियर वज़ीर नहीं बन सकी। मैडम एक ख़वातीन के हकूक़ की भी जंग लड़ रही हैं और ख़वातीन को मेन स्ट्रीम सियासत में लाने के लिए भी कोशिशां हैं, और वो चाहती हैं कि जहाँ मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूँ वहीं पर मैं ख़वातीन को ये बावर कराऊँ कि ख़वातीन भी माशरे का हिस्सा हैं, उनको भी बाइज़्ज़त मकाम मिलना चाहिए, बावकार मकाम मिलना चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़ें, वो भी इलेक्शन का हिस्सा बने, असम्बलियों में आएँ और अब अपने हलकों के मसाइल हल करें, लोगों के मसाइल हल करें। मैडम से ये पूछेंगे कि मैडम आपने जब सियासत शुरू की तो अब उस वक़्त से लेकर अब तक इनको क्या मसाइल दरपेश आए? देखिए, मसाइल या तो मसाइलस्तान कहा जाएगा। जब मैंने पॉलिटिकल अपना करियर जो है स्टार्ट किया और बाकायदा एक जमात के साथ मुंसलिक होकर जमाती ओहदा लिया, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं था या मुश्किल मरहला नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं आज़ाद कश्मीर के फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आप में टैलेंट है, आप काम कर सकती हैं, आप ये काम करें। और बग़ैर किसी खींचातानी के, बग़ैर किसी लड़ाई के, बग़ैर किसी झगड़े के या बग़ैर किसी नॉमिनेशन के उन्होंने मुझे एक पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया। उस वक्त नून लीग की बहुत कम तादाद होती थी और हम ख़वातीन ने बड़ी अच्छी से वर्किंग शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता गया और हम गवर्नमेंट इलेक्शन में आना शुरू हुई और बाकी मामला तो वहाँ पे जाके लॉबिंग होना शुरू हुई और फेवरेटिज़म की इंतहा तक बात चलेगी। और फिर वहाँ पे मैंने जो है स्मेल किया कि ख़वातीन को सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद किया जा रहा है। हम आवाज़ उठाते रहे, हम कोशिश करते रहे, लेकिन अंदर अंदर हम जो है आवाज़ करते थे, अपनी विद इन पार्टी जो है उस चीज़ों को डिस्कस करते थे। फिर हम कहते थे कि पार्टी का मामला है, हमें आवाज़ इस तरह से नहीं है, हम खामोश हो जाते थे। लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे ख़वातीन जब काम करती थी, वर्किंग करती थी, उनको डोर टू डोर भेजा था, वापस आती थी, स्टेज सजता था, वहाँ पे कहीं भी
कोई कुर्सी खातून की नहीं रखी जाती थी। और फिर हमने ज़बरदस्ती करना शुरू की कि ख़वातीन भी काम करेंगे, हम भी स्टेज पे बैठेंगे। सबसे पहली जंग तो हमारी यहाँ पे शुरू हुई, क्योंकि स्टेज पे जब वो एक स्टेज बनाया जाता है, या तो ये सिस्टम किया जाए कि स्टेज का तस्वुर कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिया जाए, और जिसके बारे में आप गुफ्तगू करें, एक ऐसी जो सिस्टम है जिसके हम नारे लगा रहे हैं या जिसके साथ काम कर रहे हैं, या पार्टी प्रेसिडेंट हो उनके नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनको फिर एक रो में बिठाया जाए ताकि वो आम आवाम के साथ बैठें और एक जगह फिर माइक अपनी जो है गुफ्तगू करें, दूसरा आ जाए दूसरी बात करें। इस चीज़ को या तो प्रमोट करना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स सबकी बराबर होती है, तो ख़वातीन जब अपनी फैमिली को छोड़कर सब कुछ करके अपने घरों का काम भी करती हैं, बाकी मामलात भी देखती हैं, और उसके बाद जाके पॉलिटिकल उसमें जब अपना नाम लेने का उसमें आता है, फिर फेवरेटिज्म फ्लो हो जाता है, फिर ख़वातीन को पसंद और नापसंद के ऊपर किया जाता है, चॉइस के ऊपर कहा जाता है। क्यों? उनके कुछ मामलात होते हैं जिसके ऊपर वो आदमी जो है उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, उनके मामला मतलब उनको फोर्सफुली भी कहा जाता है, फिर उनको प्रेशराइज भी किया जाता है, क्योंकि पिसा हुआ तबका है, मिनॉरिटी मैंने इसलिए कहा मजलूम तबका है ख़वातीन का, कि बेचारी डर जाती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं, फैमिली प्रेशर होता है, भाइयों का होता है। और उसके बाद फिर मैंने अपना ज़हनी तौर पे मैं तैयार हो गई थी, मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ, क्योंकि इन्होंने करैक्टर असैसिनेशन करनी है, जो कि बहुत ईजी होती है खातून की करना। आदमी अगर कोई भी काम करके आ जाए तो बाइज़्ज़त तरीके से वो बैठता है, सर्वाइव भी करता है सोसाइटी में। अगर कोई औरत से गलती हो जाती है, देखिए गलतियाँ इंसान करते हैं, फरिश्ते नहीं करते, और गलतियाँ अगर इंसान करते हैं तो उनको सुधारना भी हुआ है। तो वो खातून को जो वहाँ पे जो स्ट्रगल करनी पड़ी ना स्टेज तक पहुँचने की, फिर स्टेज के बाद स्पीच का मरहला आ जाता है कि स्पीच नहीं करनी देनी, क्योंकि ये बोल देगी तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। फिर उन ख़वातीन को उनका जो लॉबी बनी होती है, 5 का लोगों का ग्रुप होता है, और वो धक्के मारते हैं फिर। और ये इंतहाई शर्मनाक एक चीज़ होती है कि वो बताते भी नहीं है, पीछे से जाके धक्के मार दिए कि जो इस खातून को आगे पीछे कर दिया। ये वो हमारी सोसाइटी का डार्क फेसेस है जो हम फेस करते हैं। मैं जितनी भी ख़वातीन हैं, ये हमारी जो साबका हमारी जो बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो रहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहीं, उन्होंने भी फेस किए हैं। फिर उनकी तस्वीर भी आपने देखी। फिर अब मरियम नवाज़ आई हैं, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सब कुछ, लेकिन देखें जब वो कोई पोस्ट आती है, मैं किसी की यहाँ पे जमाती बात नहीं, एक खातून की बात कर रही हूँ कि उन जैसी ख़वातीन ने भी ये चीज़ें फेस की। मरियम नवाज़ की अब कोई तस्वीर देखें सोशल मीडिया एडिटिंग करके, जबकि ये हमारी सियासत का रुख नहीं होना चाहिए। हमारा सियासत जो है ये तो दीनी काम समझ कर करना चाहिए, खिदमत खल्क है। इसमें तो आप लोगों की किरदार साजी करें, उनका जहन साजी करें, हमारी यूथ को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। वो पॉजिटिव सोचता है। मैं कहीं भी ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि औरत को सुपीरियर बनाया जाए, या कहने का मतलब है कि बराबरी हकूक़ की एक साथ होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हम फेस करते रहे और आज स्टिल अभी कर रहे हैं कि खातून अगर आ जाए तो वो कहेंगे कि क्यों आ गई है जी, ये घर चादर और चार दीवारी का तकद्दस की बातें आ जाएंगी और पता नहीं कौन कौन सी आए, चाहे वो काम करे, क्योंकि खातून को वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। इसीलिए फिर जो है मामला बढ़ते हैं, फिर एग्रेशन आती है सोसाइटी में। अगर ये ना हो, अपना काम सारे तरीके से करें, तो जो एग्रेशन हम फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी कम हो जाएगी। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर सज्जाद साहिबा की कीमती बातें सुनी कि ख़वातीन को किस तरह से दबाया जाता है, ख़वातीन की बातों को किस तरह से जो है रोका जाता है, ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में आने से रोका जाता है। चाहे वो कोई भी, उन्होंने ज़िक्र किया कि कोई भी पेशा हो, उसमें ख़वातीन को बुरी नज़रों से देखा जाता है, और ख़वातीन का बाहर आना और ख़वातीन का काम करना और ख़वातीन का माशरे में किरदार अदा करने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अमलन उन पर किसी किस्म का कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और यही वजह है कि असम्बली में जाने से भी ख़वातीन गुरेज़ा हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़ुसूसी तौर पर। डॉक्टर सज्जाद साहिबा से आखिरी सवाल ये करूँगा कि आपने 2-3 जमातों में शमूलियत अख्तियार की, 2 जमातों में शमूलियत अख्तियार की, और दोनों जमातें जो है वो पाई की जमातें जिन्हें कहा जा सकता है उर्फ़ आम में वो रहीं। आपने 2 जमातों के तजर्बे से क्या सीखा, और उन्होंने आपको बतौर और बहैसियत खातून कितनी इज़्ज़त दी, और आपके कुछ काम हुए, आपके हलके में काम हुए, हल्का L3 से आपने हमेशा नॉमिनेशन अपनी जमा करवाई, इस बार भी आप आज़ाद हैसियत में अपनी नॉमिनेशन जमा करवाने जा रही हैं। तो एक तो मुझे ये बताएं कि वो 2 जमातें जो थीं उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा। अभी जो आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए
वसाइल की ज़रूरत होती है, आप किस तरह इस सिस्टम को ठीक करेंगी? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपके पास बहुत पैसे हैं कि आप इतने बड़े सियासी पार्टियों के जो टिकट होल्डर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रही हैं? साजिद भाई, यही वो तकलीफ़ हैं और यही वो हॉट इश्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। आपने कहा कि मैंने जिस तरह जमातों को छोड़ा, मैंने एक ही जमात को छोड़ा, दूसरी जमात के साथ मैं मुंसलिक हूँ नज़रियाती तौर पे और ज़हनी तौर पे भी। जिस जमात को छोड़ा, अगर वो ख़वातीन के लिए कोई काम कर देती, जिस हल्के के अंदर हम बात कर रहे हैं LA3 की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो जमात छोड़ने की ज़रूरत पड़ती। ख़वातीन के हवाले से कोई भी काम नहीं किया गया, ना कोई कानून साजी की गई और ना ही कोई मामलात किए गए। और हमारे हल्के का तो सबसे मेन इशू ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे बच्ची बड़ी होगी या बच्चा, उनके जहन में ये डाल दिया गया है कि तुमने तो बरतानिया चला जाना है। मैं बरतानिया के जाने में जो है मुखालिफ नहीं है, बरतानिया चले जाना है, बिल्कुल मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन लोगों को पढ़ाई से और हर चीज़ से हटा के इसे यहाँ पे बच्चे वहाँ पे जो दर बदर धक्के खा रहे हैं, अपने मुल्क अपने रियासत को छोड़ कर यहाँ से जाते हैं, वहाँ पे बहुत नामसाइद हालात हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं जिनको वो फेस करते हैं। और मैंने बाज़ दफ़ा बड़ा बच्चों को और बच्चियों को वहाँ पे रोते भी देखा, बड़ा तकलीफ़, क्योंकि उनके जहन में होता है कि 4 पैसे यहाँ से भेजेंगे वहाँ पे लोग सुखी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ इमारात हैं, इनके पीछे बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं जो कि हम उनको शेयर ही नहीं करते। और जितनी तकलीफ़ इस मीरपुर के ख़ित्ते के अंदर जो आप देख रहे हैं हल्के के अंदर, इन्होंने फ़ेस की, किसी और ने शायद ही की हों। यहाँ पे जलज़े भी आए, यहाँ पे अप्रेजिंग के काम मंगला डैम का हुआ, यहाँ पे जो भी मामलात हुए, आप देख लें कि फिर बड़ा दिल अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला इसी तरीके से इनको साबर और शाकिर रखे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों की ये तरबियत करें कि आप तालीम हासिल करें अपने इस खित्ते के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो गए। ख़वातीन के लिए अगर बात की जाए तो ख़वातीन का तो अभी तक ये भी नहीं पता चलता कि जिनकी शादियाँ हो गई हैं उनके शौहर वहाँ पे ज़िंदा हैं या मर गए हैं। उनकी पूरी उम्रें गुजर गई। यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ भी हैं कि जिनके हस्बैंड्स, उनके बच्चे जवान हो गए, मतलब एक आध बच्चा था या बच्ची थी, उनके आगे से बच्चे भी हो गए, लेकिन उनके जो है हस्बैंड्स का आज तक पता नहीं चला कि वो ज़िंदा हैं या मर गए। और कुछ केसेस को तो आप भी अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे मीरपुर की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। फिर वर्किंग के हवाले से कि जितनी यहाँ पे ख़वातीन फेस कर रही हैं हार्ड वर्क, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जिस तरह बताया कि जॉब का रेशो जो है मर्द में तनासब कम है, ख़वातीन ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ हैं मीरपुर के अंदर। और बाहर से भी जो हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर की जो लोग हैं, ख़वातीन को यहाँ पे आके रहती हैं और काम शाम करती हैं, उसी लिहाज से देखा जाए तो उनके वहाँ पे भी मामलात बहुत तकलीफ़ दे हैं। अगर स्टोरीज़ को खोल के बयान किया जाए तो बहुत दर्दनाक तकलीफ़ होती है। यानी ये शुगर कोटिंग एक वो पूरा इसको खिते को बना दिया गया है, अंडरग्राउंड सबको पता है, लेकिन वो इस बारे में आवाज़ नहीं उठाते। और कुछ हमारी जो फीमेल्स हैं वो इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि वो ना बोल सकती हैं और ना उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो ये वो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं कि जिनको अब हमने डिस्कस भी करना है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को तकलीफ़ पहुँचाना। कहना चाहते कि वो एक इंसान है और इंसान की जो तकलीफ़ है वो सबकी सांझी होती हैं। वो आज हमारी किसी की बहन बेटी करी कर हमारी बहन बेटी को भी फेस करना पड़ेगा। तो हमें उसके ऊपर कानून साजी करने की ज़रूरत है, हमें उस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है जो हम नहीं उठा रहे। बात आ जाती है कि जमातों में जमातों में कोई भी जमातें ख़वातीन को इज़्ज़त देने में बिल्कुल वो पीछे हो गई हैं, वो नहीं दे सकती हैं इज़्ज़त। मतलब वो ख़वातीन को तो समझती हैं कि शायद, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है ना कि अगर कोई MLA है तो उसकी बहन बेटी के घर से, कोई MP है उसकी पाकिस्तान में ये, यहाँ पे MNA MP है वहाँ पे, और यहाँ पे अगर MLA है तो उसकी कोई फैमिली रिलेशन में। डॉक्टर साहब, आप मौरूसी सियासत की बात कर रही हैं। इसको मौरूसी सियासत भी कह सकते हैं और इसको पसंद नापसंद भी कह सकते हैं कि वो उन लोगों को लाते हैं कि जिनको बोलने ना दिया जाए। उनको कहा जाए कि ये फ़ंड इस मद में आपने वहाँ पे करना है, तो वो आपको, क्योंकि हमने ये एडजस्टमेंट कर दी है इसलिए आपने बोलना नहीं है। और उनको बस वो एक चमक दिखा दी जाती है, वो बेचारियाँ उस हद तक महदूद हो जाती हैं। और मैं बेचारी लफ्ज़ भी बड़ी मजलूमियत से कह रही हूँ, वो भी हमारी बहनें हैं, लेकिन उनको झांसा दिया जाता है, एक शुगर कोटिंग जो चीज़ है उसको पेश किया जाता है, लेकिन अंदरूनी हक़ाइक़ बहुत है। आप इस मीरपुर में बच्चियों के कितने बड़े बड़े वाक़े थे। अभी पिछले दिनों देखें, वो जो 2 माँ और बेटी है, मुझे बताएं कि वो जो फेस उन दोनों माँ बेटी ने किया, उस तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा लगा सकता है? जनाजे भी लोगों ने पढ़े, उनके बारे में आवाज़ भी उठी, सोशल मीडिया क्या कानून साजी की है आज तक।
अगर ये चीज़ें पहले डिस्कस होती हैं और उस पर कानून साजी हो जाती है तो वो जो जुर्म हुआ है, 2 ज़िंदगियाँ हमारी चली गई और बिला वजह, मतलब ये किस तरह से इसको मैनेज किया। अभी पिछले दिनों एक आपने देखा कि शौहर ने तेल छिड़के और फिर उसको कहा कि उसने खुद लड़ाई झगड़े। अब लड़ाई झगड़े क्यों होते थे, खर्चे के मेन रीज़न तो ये है। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो देख रहा होता है उसकी वो तरबियत होती है और वो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है वो अपने घर में उसकी जो बहन या बीवी या भी होगी उसको वो इसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे उसने अपने बाप को करते हुए देखा। तो हमें अभी इन चीज़ों के ऊपर कानून साजी करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। अभी काफ़ी हद तक जो है हमारी आंखें खुल चुकी हैं ख़वातीन के हवाले से जो काम है। अब इनको जब ये 2-4 ख़वातीन इकट्ठी होंगी, बोलेंगी, तो फिर इनको समझ आएगी कि अब जो वोट है इनका बराबर का है। ये भी हमें जो है तिगनी का नाच नचा सकती हैं, हमें मजबूर कर सकती हैं। जहाँ तक हमारे सिस्टम की आ जाती है, हम पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाते हैं कि आपने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि हम इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि जब तक 2-4 गाड़ियों की रेल पेल, और 2-4 तो मैंने वैसे ही कह दिया, बड़ी बड़ी 4-5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियाँ उसके पीछे, फिर मोटरसाइकिलों की रैली, ये अगर करते हुए हम पूँ पाँ करते हुए नहीं है जाते किसी के घर तो उनको भी नहीं पता चलता हमारे घर कोई वोट मांगने आया है। तो ये वोट एक कौम की अमानत होती है, इसको उस निस्बत से नहीं देना चाहिए कि आपका उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। आपके पास कोई भी सियासी वर्कर आता है, कोई कैंडिडेट आता है, वो आपके पास मंशूर लेकर आएगा कि वो उनका जो है वो किस मंशूर पे काम करेंगे। जब आप उनको वोट देंगे ताकि 5 साल के बाद वो मंशूर आपके पास मौजूद होगा, आप उसको पढ़ेंगे, आपका दिल मुतमईन होता है तो उसको वो वोट दें। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमने ये लोगों के जहनों में डालना है। आज डालेंगे कल उनको जहन में आएगा। जब वो मंशूर पे अमल दरामद नहीं होंगे, 5 साल बाद आप उस बंदे को पकड़ेंगे या आप हमारे वोट अगली दफ़ा तो वोट नहीं देंगे। इसी तरीके से हम मौरूसी सियासत का ख़ात्मा कर सकते हैं। फिर हम इसके अलावा दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये जो हमें आके वोट ख़रीदते हैं ना, वो उस वक्त तो वोट ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं उनके पास काम के लिए तो उनको कहता है आपको पैसे दे के हमने वोट लिया था तो लिहाजा आपका काम नहीं हो सकता, और वो उनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। और उस वक्त हमारा मिडिल क्लास तबका जो है इनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है और इनको मजबूर किया जाता है कि हम तुम वो वक्ती ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर 5 साल के लिए वही गंदी टूटी हुई नालियाँ, वही गंदी टूटी सड़कें, वही जो है बुरे हालात, वही सेहत के मामलात। अब देख लें कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लोगों को अद्वियात नहीं मुयसर, पर्ची के नाम पे भी पैसे लेके लूटा जा रहा है, गाड़ी खड़ी पार्किंग के नाम पे भी पैसे लिए जाते हैं। कौन सा ऐसा जगह है कि जहाँ पे लूटमार नहीं है। तालीम के शोबे पे आज है, एजुकेशन में गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो उनको ड्यूरिंग कोरोना भी आप देखें कि बड़ी बड़ी जो है मद में उनको सैलरीज मिलती रही, और आवाज़ इसलिए नहीं उठाई गई क्योंकि वो हेल्प आउट करते हैं पॉलिटिकल फिगर्स को। तो वहाँ पे अगर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको दबाया गया। फिर इसके अगेंस्ट अगर दूसरी तरफ चले जाए, तालीम, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप देखें कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली नस्ल है हम उसको तबाही के दहाने पे लेकर आ गए। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे? हमारा विज़न, अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपना जो विज़न है वो बयान कर दूं कि हमारा विज़न, हमारी सोच, हमारा नज़रिया सिर्फ तब्दीली का ये है कि हम अपने आइंदा आने वाली नस्ल को सेफ हाथों में ले जाएँ। वो उसी सूरत, वो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। लीडर देखें सिर्फ एक लीडर नहीं होता, आपने हर सेक्टर में, हर शोबे में, हर जगह पे एक लीडर बनाना होता है। और जब लीडर इक़्तिदार के नशे में गुम होकर अपने जो वफ़ादार साथी हैं उनको भूल जाते हैं तो जो है ये आप समझते हैं कि उनका जो हाल है जैसे आजकल लीडरों को होने जा रहा है, वो हमेशा जो है सुलगती हुई आग जो होती है ना, उसकी राख उनका मुकद्दर बनती है और वो बनेगी इंशाल्लाह। और हम ये आवाज़ उठाएंगे अपने यूथ में भी, बच्चों में भी, ख़वातीन में स्पेशली, कि वो घर में सबसे ज़्यादा जो इस माशरे का पिसा हुआ तबका हमारे जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम ये नज़रिया लोगों के ज़हनों में डालने में कामयाब हो जाए। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर इशरत सज्जाद साहिबा की बातें सुनी ख़वातीन के हवाले से। मैंने आखिरी सवाल तो इनसे कर दिया है, लेकिन डॉक्टर इशरत सज्जाद साहिबा बहैसियत ख़ातून आप हल्का L3 के जो ख़वातीन हैं उनको सियासी क्या पैगाम देना चाहती हैं? सियासी पैगाम मेरी अपनी बहनों का, माओं का, बेटियों को यही है कि खुदारा इस चुंगल से बाहर निकलें कि बाप ने, भाई ने, चाचे ने किसी से वादा कर लिया था तो आपको उसको वोट देना है। खुदा के लिए आपने, क्योंकि सारी मजबूरी घर में जो टेंशन होती है फिर आपने भुगतनी होती है, मार भी खानी होती है,
प्रेशर भी बर्दाश्त करना होता है, बच्चों से भी सुननी होती हैं बातें, बेटों से भी सुननी होती हैं, शोहरों से भी सुननी होती हैं, बाकी भी आपने प्रेशर में आना है। तो इसलिए समझदारी का सबूत दें। और आप जो भी आपके घरों में, क्योंकि घरों में ख़वातीन होती हैं, बाहर आदमी चूँकि बिज़नेस करते हैं और मामला होते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को फेस सेविंग करनी होती है। तो जब फेस सेविंग करनी होती है तो वो फिर उसको भी खुश करेंगे, उसको भी खुश करेंगे। तो ख़वातीन जो हैं वो हैं तबका है कि जो खामोशी से जो कमिटेड लोग होते हैं वो दे देते हैं वोट। तो आपने मंशूर पढ़ के, अगर आपको नहीं पढ़ना आता, अपनी बहन से, बच्चों से कहें कि इसको पढ़ कर सुनाएं। आपने अपने बच्चों को सेफ़ हाथों में लेके जाना है। हमारे बच्चों को सेफ़ हाथों में वही लेके जा सकता है कि जो इन चीज़ों को समझता है और बच्चों के लिए प्लानिंग करेगा, अपने आने वाली नस्लों के लिए प्लानिंग करेगा। प्लानिंग सिर्फ ये नहीं है कि वक्त ही आपके वोट को ख़रीद लिया जाए या आपको डरा धमका के आपसे वोट ले लिया जाए। प्लानिंग ये है कि अगर अब आने वाले वक्तों में बच्चों और सेहत और तालीम और आगे आपके आगे, मेरा जो मंशूर और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी ख़वातीन को बिज़नेस की तरफ लेकर आए जाए, छोटे मोटे बिज़नेस में लेकर जाए, ख़ुद कफ़ील करें। वो जापानी एक कहावत है ना कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ने का तरीका बताया जाए। तो अब मेरा मकसद सिर्फ ये है, टारगेट भी यही है और मंशूर भी यही है। पहला ये है कि हम माशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम होंगे तो हमारी सोच आगे बढ़ेगी। आज हमारे बच्चे, मुझे यकीन करें, दिल खून के आंसू रहता है, मस्कीन शक्लें बना के खामोश हो जाते हैं और किसी की गाड़ी या किसी को चीज़ देखते हैं तो दिल फट जाता है मेरा कि उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं, उनकी भी तो सोचें हैं, उनकी भी तो उमंगें हैं। तो इसलिए आप अपने जैसे लोगों को वोट दें जो आप में से हों, जो आप जैसी तकलीफ़ देख कर आए हों, जिनको यही मामला हो। हाँ, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, चमक धमक में, वो वक्ती तो आप चमक धमक में आके अपना वोट दे देते हैं, लेकिन आप 5 सालों के लिए उनके कैदी हो जाते हैं और फिर आप उस कैद से बाहर नहीं आ सकते। आपके पास कोई हल नहीं होता। इस कैद से के शहर से आप निकलें। ये जो अट्रैक्शन पैदा की जाती है गाड़ियों की, आपके पास जो भी गाड़ियों में आए, तो खुदारा मेरी तो अपील है अपनी बहनों से, मत दें वोट। आपके अगर भाई बेटे देते भी हैं तो बहनें मत दें। एक आम बंदे को सपोर्ट करें, एक आम बंदे को, क्योंकि उसने वो सारी तकलीफ़ देखी हुई हैं, वो सारा फेस किया हुआ है मामला, उसको पता है कि आपको दुख दे। एक बंदा जिसने कभी धूप ही नहीं देखी, उसको गर्मी की शिद्दत का क्या एहसास होगा? उसको क्या पता, जो बंदा एसी के कमरों से बाहर नहीं गया। और वो बंदा, एक वो मुझे याद नहीं रहा, एक कहावत थी, किसी ने कहा था कि मैं जो है बरतानिया की जिसने सर्द हवाएं नहीं फेस की वो कभी आपको संभाल नहीं सकता। और इसी तरीके से आम बंदा जो है, आम बंदे की तकलीफ़ को समझता है। आम बंदे को प्रमोट करें, आप जैसे अपने लोगों को प्रमोट करें। और ये जो बाप दादे के मोरूसी सियासत है, इसका ख़ात्मा करें। ये इलेक्शन आ गए हैं, 2 महीने आपके पास, सोचें समझें, सोच समझ के वोट। मैं भी वोट मांगूंगी, आपके पास आऊँगी, लेकिन मंशूर मांगें, मुझसे भी मंशूर मांगें, मेरे से भी मांगें, जो और दूसरा तीसरा आ रहा है उससे भी। जो मंशूर आप समझते हैं कि ये, फिर उसको वोट देते हैं तो 5 साल बाद उससे पूछें कि ये आपने वोट लिए, हमने आपको दिया था, आपके पास अमानत थी हमारा वोट, हमने ये काम आपने क्यों नहीं की? गिरबान पकड़ें उनका, तब जाके हमारी सोसाइटी और माशरा बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आपकी मुश्किलें अल्लाह ताला हल करे, और सोच समझ कर वोट दें, मंशूर पढ़ें जमातों का, और कारकर्दगी देखें उनकी कि क्या उन्होंने आपके मसाइल हल किए, उसके बाद ही वोट देने का फ़ैसला करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे राजा साजिद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।